हाय एवरीवन। इन्फ्लेशन, ये वर्ड तो आपने पहले सुना ही होगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। यही तो हम समझते हैं इन्फ्लेशन का मतलब। यही हमने हमारी बुक्स में, हमारे स्कूल में पढ़ा है। लेकिन इन्फ्लेशन की एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है। और इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपको समझाना कि इन्फ्लेशन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और इसका आपकी लाइफ से कैसे कनेक्शन है और इसे ढंग से समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इन्फ्लेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा ठीक ठाक पीछे। कितना पीछे? लगभग आज से 110 साल पीछे। ऐसा समझ लो 1913 से पहले, क्योंकि 1913 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था यूएस के सेंट्रल बैंक का, जो है फेड, दी फेड जिसे कहते हैं, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, और या फेड रिजर्व भी कहते हैं कई बार। तो उसके बनने के पहले अगर आप कोई भी डेफिनेशन सर्च करोगे इन्फ्लेशन की, तो आपको वो आज की डेफिनेशन से बिल्कुल अलग मिलेगी। आप तुरंत एक एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आप अभी गूगल में सर्च करो इन्फ्लेशन का मतलब या मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, तो आपको वहां पर दिखेगा जनरल इंक्रीज इन प्राइस। मतलब कि चीजों का महंगा होना, चीजों की प्राइस बढ़ जाना, यही इन्फ्लेशन है। लेकिन अगर आप वहां पर ये लिखो कि इन्फ्लेशन का डेफिनेशन 1913 के पहले क्या था, ये 140 साल पहले क्या था, 130 साल पहले क्या था, तो आपको वहां पर दिखेगा इन्फ्लेशन की डेफिनेशन में कि इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ मनी या इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी, टू मच मनी। मतलब क्या? पैसे का बढ़ जाना इन्फ्लेशन है। मतलब ये नहीं कह रहा है कि प्राइस का बढ़ जाना, बल्कि ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आज हमारे देश में 500 रुपए के 100 नोट हैं और हमने 100 और छाप दिए। अब टोटल कितने नोट हो गए? 200 नोट। तो यही इन्फ्लेशन है, ये कह रहा है। मतलब पैसे का बढ़ जाना। अब ये समझेंगे कि एक्चुअल में इसमें क्या प्रॉब्लम है और ये एक्चुअल में महंगाई से कैसे कनेक्ट होता है। बट अगर यहाँ तक ही हम बात करें, तो हमने अभी तक ये तो समझा कि पूरी डेफिनेशन ये कह रही है कि इन्फ्लेशन मतलब इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी। अब आप तो सोचोगे ये तो बढ़िया बात है कि अब सरकार के पास पैसे ज्यादा आ गए, पैसे ज्यादा छाप दिया हमने, देश और अमीर हो गया। अब सरकार इस पैसे को यूज करके या तो हमारी सैलरी बढ़ा सकती है या फिर और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में यूज कर सकती है और अलग अलग प्रकार की चीजें कर सकती है। बट सरकार के पास पैसे ज्यादा आ गए, हम ऐसा समझते हैं पैसे को और प्रिंट करने से। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है और इससे चीज़ों के प्राइस बढ़ने का क्या कनेक्शन है, इसे अब हम समझेंगे। तो पहले जो नोट्स थे, जो करेंसी थी या सिक्के थे, ये 100% बैग्ड होते थे विथ गोल्ड एंड सिल्वर। और आप उस पेपर कॉन्ट्रैक्ट के बदले, नोट के बदले एक्चुअल गोल्ड या सिल्वर ले सकते थे, जो कस्टोडियन है या गवर्नमेंट है उससे। ये पैसे का मतलब होता था। तो अब एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इस बात को अच्छे से। समझ लो कि मैं वो कस्टोडियन हूँ या मैं वो गवर्नमेंट हूँ कुछ आज से 500-600 साल पहले, जो ये नोट्स या पेपर कॉन्ट्रैक्ट इशू कर रही है लोगों को। और अभी मेरे रिजर्व में सपोज 100 ग्राम गोल्ड है। मतलब एक एक ग्राम के 100 ग्राम गोल्ड के सिक्के हैं, टोटल 100 ग्राम गोल्ड मेरे पास है। और उसके बदले, उसी की बैकिंग में मैंने 100 नोट्स इशू किए हैं एक एक ग्राम गोल्ड के लिए, या 100 पेपर कॉन्ट्रैक्ट इशू किए हैं। उसे हम रुपी बोलेंगे अभी के लिए। जो एक एक नोट है 1 ग्राम गोल्ड जिसमें जो मिल पा रहा है हमें एक नोट के बदले, वो एक नोट कितने का है? 1 रुपये का है। समझो उस देश की, उस साम्राज्य की करेंसी है रुपी। अब हुआ क्या? अब मेरे पास एक बहुत बड़ी पावर है जो मेरे पास पहले नहीं थी, पेपर कॉन्ट्रैक्ट के पहले नहीं थी। क्यों? क्योंकि पहले अगर मुझे युद्ध लड़ना होता था और कई कई जगह अपने साम्राज्य को बढ़ाना होता था, तो मुझे और सैनिक चाहिए होते थे और रिसोर्सेज चाहिए होते थे ताकि मैं वॉर को लड़ सकूं। लेकिन मैं सोना और चांदी को छाप कर पैसे बढ़ा नहीं सकता था, और अगर पैसे नहीं बढ़ेंगे तो मैं ये सोल्जर्स की सैलरी कैसे दूंगा? लेकिन अब वो चीज़ बदल गई है। अब पावर क्या आ गई है कि है मेरे पास भले ही 100 ग्राम गोल्ड ही, लेकिन नोट्स जो छापे हैं मैं उन्हें बढ़ा भी सकता हूँ। मैं 100 और नोट छाप सकता हूँ एक एक रुपये के, मतलब एक एक ग्राम गोल्ड के। तो यही मैं करूँगा। सपोज अब मुझे एक और वॉर लड़नी है और सोल्जर्स मुझे हायर करने हैं, तो मैं क्या करूँगा? मैं 100 और नोट छाप दूंगा। अब और उसके अलावा और भी वॉर लड़नी है और भी ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं और 100 नोट छापूंगा। और ऐसे करके मैंने सपोज 1000 नोट छाप दिए। है मेरे रिजर्व में कितने गोल्ड? 100 ग्राम गोल्ड। लेकिन नोट मैंने अब कितने छाप दिए हैं? लगभग 1000 नोट। और एक एक नोट के बदले 1 ग्राम गोल्ड आना था, लेकिन है तो सिर्फ 100 ग्राम गोल्ड। और ये चीज़ तब तक चल सकती है जब तक लोगों को ये बात पता नहीं है। तो अभी तक मैं ये चला रहा हूँ। लेकिन अब अगर ध्यान से आप इस बात को समझो,
तो 1 रुपये के बदले कितना गोल्ड आता था पहले? 1 ग्राम गोल्ड, जब 100 नोट थे। अब एक्चुअल में हैं कितने नोट? 1000 नोट 1-1 रुपये के। तो अब 1 ग्राम गोल्ड कितने में आएगा? अगर हम एक्चुअल अब रेशियो देखें तो इनका, तो 1 ग्राम गोल्ड पाने के लिए अब हमें 1 रुपये नहीं 100 रुपये देना पड़ेगा। समोसे वाला एग्जाम्पल याद करो, जब एक इंसान के जेब में 10 रुपए थे तो एक समोसा आ रहा था 10 रुपए का। जब 20-20 रुपए हो गया, पैसे ज्यादा हैं लोगों के पास, तो उसकी प्राइस भी चीज की बढ़ जाएगी। तो यहाँ गोल्ड के कंपैरिजन में रुपये की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो गई? कम हो गई। पहले 1 रुपये के बदले 1 ग्राम गोल्ड आता था, अब 1 ग्राम गोल्ड के बदले हमें 10 रुपये देने पड़ रहे हैं। मतलब रुपये की वैल्यू इस साम्राज्य में 10 गुना गिर गई, या फिर कहें तो गोल्ड की वैल्यू इस रुपये के बदले, इस पेपर कॉन्ट्रैक्ट के बदले 10 गुना बढ़ गई। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि ये हमारी करेंसी की वैल्यू गिर क्यों गई? रुपये की वैल्यू गिर क्यों गई? क्योंकि पहले 100 नोट थे और आज 10 गुना ज़्यादा है, इसलिए उसकी 10 गुना वैल्यू गिर गई। अगर कभी आप सुनते हो ऐसा कि 1971 से अभी तक डॉलर की वैल्यू 99% टूट गई है, वैसे ये फैक्ट है, एक्चुअल में डॉलर की वैल्यू 99% टूट गई है 1971 के बाद। तो ऐसा क्यों? पहले जितने डॉलर के नोट्स थे दुनिया में सर्कुलेशन में, उससे अब 99 गुना ज़्यादा है। तो 100 साल पहले आज से इन्फ्लेशन का मतलब होता था पैसे की वैल्यू का कम होना सोने या चांदी की कंपैरिजन में। अगर हम एक एग्जांपल लें आज के गोल्ड प्राइस का, आज 10 ग्राम गोल्ड लगभग 1,50,000 के आसपास है, और यही आप अगर आज से 30 साल पहले चले जाएं 1996 में, तो वो 10 ग्राम गोल्ड आता था 5,160 रुपए का। मतलब कितना गुना करेंसी हमारी टूट गई? लगभग 30 गुना। अब इसे न उल्टा नहीं समझना है कि सोना 30 गुना महंगा हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। करेंसी 30 गुना सस्ती हो गई है क्योंकि करेंसी की सप्लाई 30 साल पहले से आज 30 गुना ज़्यादा है। तो करेंसी की वैल्यू कम होने से सेम चीज़ खरीदने के लिए हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, वो करेंसी ज़्यादा देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा सुनते होंगे कि $1 के बदले आज हमें टोटल 91 रुपीज़ मिल रहे हैं, या एक्सचेंज रेट चल रहा है, मतलब हम बोलते हैं रुपये टूट रहा है। क्यों बोलते हैं? कि पहले $1 लेने के लिए हमें सपोज 80 रुपीज़ देना पड़ता था, लेकिन आज उसी $1 को लेने के लिए हमें 91 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो हम कहते हैं ना कि रुपये कमजोर हो रहा है, यही बात तो है। और एग्जैक्टली यही इन्फ्लेशन है, आपकी करेंसी की वैल्यू का घटना। सेम चीज खरीदने के लिए अब आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो सप्लाई ऑफ मनी, जिसका मतलब इन्फ्लेशन है, वो होता है जब तब आपकी चीजों का प्राइस बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेशन चीजों की प्राइस का बढ़ना नहीं है, इन्फ्लेशन है मनी की सप्लाई का बढ़ना, जिसका इफेक्ट आता है चीजों की प्राइस बढ़ने से। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आज आपके महीने का राशन आ रहा है 5,000 रुपए का, तो करेंसी क्योंकि डिवैल्यू ही होती जाएगी, ये पैटर्न ही है। करेंसी ऊपर नहीं जाने वाली, करेंसी बढ़ रही है। अगर आप हिस्ट्री निकाल कर देखें तो शुरू से करेंसी इधर जा रही है, नीचे जा रहा है करेंसी की वैल्यू का ग्राफ। तो कुछ वक्त बाद 5,000 का राशन जो आप ले रहे हैं वो आएगा 10,000 का। तो राशन महंगा नहीं हो गया, आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई। और प्रॉब्लम यहीं पर आती है जब आपकी सैलरी तो उस रेट से नहीं बढ़ रही है जिस रेट से करेंसी की वैल्यू गिर रही है। तो हमें लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, चावल महंगा हो रहा है, सोना महंगा हो रहा है, चांदी महंगा हो रहा है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, एंड दिस इज इन्फ्लेशन। तो हमने भी जस्ट बात की कि कैसे पहले एक्चुअल जो पैसा होता था वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीज़ें होती थी। बेसिकली गोल्ड, सिल्वर, और जो पेपर मनी होता था वो एक तरीके से प्रॉमिस होता था, एक कॉन्ट्रैक्ट होता था जिसके बदले आप जाकर अपने गोल्ड और सिल्वर ले सकते थे। तो अभी अब हमारी करेंसी को देखते हैं। ये जो पेपर मनी है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, पर्टिकुलरली यहाँ पर, तो इसमें लिखा हुआ है, एक बार रीड करता हूँ, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो बेसिकली ये भी एक प्रॉमिस की है। किसका प्रॉमिस है? गवर्नमेंट का, सेंट्रल बैंक का, जो कि गवर्नमेंट बैंक ही है। और इसे चाहे तो गवर्नमेंट इस प्रॉमिस को तोड़ भी सकती है, जैसा कि डिमोनेटाइजेशन के पहले हुआ था, डिमोनेटाइजेशन के समय हुआ था एक्चुअली, कि 500 रुपये के नोट जब भी प्रॉमिस तो था, लेकिन वो नोट उसके बाद बंद हो गया, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई पूरी तरीके से। तो अंतर ये है कि पहले जो पेपर प्रॉमिस होता था उसके बदले गोल्ड या सिल्वर मिल सकते थे, और अब ये जो पेपर प्रॉमिस है ये सिर्फ प्रॉमिस है,
इसके बदले आपको कोई गोल्ड सिल्वर उतने वैल्यू के नहीं मिल सकते हैं, और चाहे तो इसे पूरी तरीके से गवर्नमेंट ज़ीरो भी कर सकती है। तो इसे कह सकते हैं हम, इसमें एक काउंटर पार्टी रिस्क है, और इस पैसे को जो अब किसी चीज़ से बैक्ड नहीं है ना, गोल्ड या सिल्वर से, इसे फिएट करेंसी कहते हैं, जिसके बारे में एक पर्टिकुलर अलग से पूरी वीडियो हम बनाएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे एक्चुअली कि व्हाट इज़ फिएट करेंसी।